नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमनदीप। दिन भर की हर राजनीतिक उठापटक और सियासी खबरों को समेटकर हम आपके सामने एक बार फिर हाजिर हैं, एक खास कार्यक्रम द पॉलिटिकल शो के साथ, जिसमें हम आपको दिन भर में घटी हर राजनीतिक खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी शनिवार को गुजरात के दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री पर निशाना साधा। उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि इंडिया ब्लॉक में बीजेपी को उनके गढ़ अयोध्या में हरा दिया। इसके साथ ही राहुल गांधी ने कहा कि इस बार वो बीजेपी को गुजरात में चुनाव हराएंगे। राहुल गांधी ने और भी क्या कुछ कहा है, एक खास रिपोर्ट में देख लीजिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी शनिवार को गुजरात के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस नेताओं से मुलाकात की। वो राजकोट गेम जोन हादसे, मोरबी ब्रिज और सूरत हादसे के पीड़ितों से मिले। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा। बीजेपी पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी ने कहा, हम गुजरात में बीजेपी को हराने वाले हैं और कांग्रेस का कोई भी कार्यकर्ता किसी से डरता नहीं है। विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा, भाजपा की पूरी मूवमेंट राम मंदिर अयोध्या की थी। शुरुआत आडवाणी जी ने की थी, रथ यात्रा की थी। कहा जाता है नरेंद्र मोदी जी ने उस रथ यात्रा में आडवाणी जी की मदद की थी। मैं संसद में सोच रहा था कि उन्होंने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की और प्राण प्रतिष्ठा में अडानी अंबानी जी दिख गए, लेकिन गरीब व्यक्ति नहीं दिखाई दिया। संसद में मैंने अयोध्या के सांसद से पूछा कि ये भाजपा ने अपनी पूरी राजनीति चुनाव के पहले इन्होंने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की, लेकिन इंडिया गठबंधन अयोध्या में चुनाव जीत गया, ये क्या हो गया? अयोध्या का इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना, बड़ा एयरपोर्ट। जमीन किसकी गई? अयोध्या के किसानों की जमीन गई। आज तक उनको सही मुआवजा नहीं मिला। और तीसरी बात इन्होंने बताई मुझे, तीसरी बात राहुल जी, अयोध्या की जनता को बहुत गुस्सा आया जब उन्होंने देखा कि राम मंदिर के इनॉग्रेशन में अयोध्या का एक भी व्यक्ति नहीं था। यह कारण थे। मगर मैं आपको यह कहानी क्यों बता रहा हूं? क्योंकि जो मूवमेंट आडवाणी जी ने चालू की थी, उस मूवमेंट को, जिसका सेंटर अयोध्या था, उस मूवमेंट को इंडिया गठबंधन ने अयोध्या में हरा दिया है। और पार्लियामेंट में मैं सोच रहा था कि उन्होंने राम मंदिर का इनॉग्रेशन किया और राम मंदिर के इनॉग्रेशन में अदानी जी दिख गए, अंबानी जी दिख गए, मगर गरीब व्यक्ति वहां कोई नहीं दिखा। आपने देखा होगा, टीवी पे देखा आपने। विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा। अयोध्या सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कि राहुल जी, मुझे पता लग गया था कि मैं अयोध्या से चुनाव लड़ने वाला हूं और जीतने भी वाला हूं। उन्होंने कहा कि मुझे अयोध्या के लोग कहते थे कि अयोध्या में मंदिर बनाने के लिए हमारी जमीन ली गई, कई दुकानें और घर तोड़ दिए गए और सरकार ने आज तक लोगों को मुआवजा नहीं दिया। अयोध्या का बड़ा एयरपोर्ट बना, उसमें अयोध्या के किसानों की जमीन गई, जिसमें किसानों को मुआवजा नहीं मिला। अयोध्या की प्राण प्रतिष्ठा में अयोध्या वासी ही नहीं थे। राहुल गांधी ने दावा किया कि अंदर की बात बताता हूं। अयोध्या के एमपी ने मुझे कहा कि अयोध्या में 3 सर्वे हुए थे। मोदी अयोध्या से लड़ना चाहते थे, लेकिन उन्हें कहा गया था कि अयोध्या लड़े तो हारोगे और राजनीतिक करियर खत्म हो जाएगा। काशी में 1 लाख वोटों से जान बचाकर निकले हैं।
कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा, अब हम आपको सबक सिखाएंगे और इनकी सरकार को तोड़ेंगे। नरेंद्र मोदी वाराणसी से नहीं अयोध्या से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन हार के डर की वजह से वो यहां से चुनाव नहीं लड़े। हमने वाराणसी में कुछ गलती कर दी, लेकिन अयोध्या में हमें उन्हें हराया। इस बार हम उन्हें गुजरात में चुनाव हराएंगे। आपको डरना नहीं है। उन्होंने हमारा ऑफिस तोड़ा। मैंने सोचा भैया मौका मिल गया, अब हम इनको सबक सिखाएंगे। जैसे इन्होंने हमारा ऑफिस तोड़ा, वैसे ही हम उनकी सरकार को तोड़ने जा रहे हैं। अच्छा, अब मैंने डरोमत की बात करी, मगर एक शिकायत भी है। एक शिकायत भी है। यह भी नहीं है कि कांग्रेस पार्टी गुजरात में कमियां नहीं है, ये कहना पड़ेगा, कहना पड़ेगा। कमी क्या है? एक कार्यकर्ता ने मुझे बहुत अच्छी तरह बताया, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता ने, राहुल जी, कहता है मुझे, राहुल जी, ये कांग्रेस पार्टी में एक मुश्किल है। दो तरीके के घोड़े होते हैं, एक रेस का घोड़ा होता है, दूसरा शादी का घोड़ा होता है। ये आप कभी कभी कांग्रेस पार्टी क्या करती है, रेस के घोड़े को शादी में भेज देती है और शादी के घोड़े को रेस में लगा देती है। तो उसने कहा ये आप बंद करा दीजिए, रेस के घोड़े को आप रेस दौड़ाइए और शादी के घोड़े को आप शादी में भेजिए। तो ये हमें गुजरात में करना है। जो रेस का घोड़ा है, जो तैयार है, दौड़ने के लिए तैयार है, उसको रेस में लगाना चाहिए। और जो हमारे शादी के घोड़े हैं, जो हैं, वो हैं, उनको हमें शादी में, बारात में नचा देना चाहिए। तो अब मेरा कहना है कि यह काम सीरियसली करना है। हम पिछले चुनाव में, आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं कि हम बीजेपी से पिछले चुनाव में नहीं लड़े थे, ठीक से नहीं लड़े थे। उससे पहले चुनाव में 2017 में हम 3 महीने कह लो, 4 महीने कह लो, 4 महीने 3 महीने हम लड़े और नतीजा आपने देखा। आपने देखा, गुजरात के सीनियर नेताओं ने मुझे बस में कहा, मैं बता रहा हूं आपको इनसाइड ट्रैक, मुझे बस में कहा कि राहुल जी, गुजरात में हमें 40 सीटें मिलेंगी। मैंने उनसे कहा 40 नहीं, हम चुनाव जीतने जा रहे हैं। और 16 सीट से हम चुनाव हारे। अब 3 साल है, 3 महीने में हम फिनिश लाइन तक पहुंच गए थे। 3 साल में हम फिनिश लाइन को मतलब उधर पीछे छोड़ के निकल जाएंगे। मैं आपको यहां कह रहा हूं कि आप लोग गुजरात में कितने साल बाद, 30 साल हो गए, 30 साल हो गए। मैं आपको बता रहा हूं, मानो ना मानो, आप में से 50% अभी मान रहे हैं और 50% कह रहे हैं नहीं भैया नहीं होगा। जो 50% मान रहे हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूं। जो 50% मान रहे हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूं। आप लड़ जाओ और ये बाकी 50% बैठे हैं, उनकी माइंड बदल दो, नैया पार हो जाएगी, सरकार बन जाएगी। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि एआईसीसी की टीम, राहुल गांधी, मेरी बहन, सारे के सारे सीनियर लीडर आपके साथ यहां खड़े होंगे, आपके साथ मिलकर इनकी सरकार को तोड़ेंगे। राहुल गांधी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हमारे ऑफिस पर हमला किया, हमें चैलेंज किया, लिख कर ले लो कि हम यहां इन्हें चुनाव हराने वाले हैं। गुजरात की जनता से कहना, डरो मत, डराओ मत, बिना डरे बीजेपी से लड़ गए तो बीजेपी सामने खड़ी नहीं होगी। उन्होंने अपने पुराने बयान को दोहराते हुए कहा कि इस बार हम गुजरात के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को हरा देंगे, ये लिख कर ले लो।
ये अभय मुद्रा आपका चिन्ह है। आप अलग अलग धर्म के लोग हैं, हर धर्म में ये चिन्ह है। गुरु नानक महावीर इस्लाम 2 हाथ से दुआ मांगी जाती है। इसका मतलब डरो मत, इन्हें यहां से हराने जा रहे हैं। आप क्या सोच सकते थे कि अयोध्या में बीजेपी हारेगी? नरेंद्र मोदी काशी से जान बचाकर निकलेंगे? क्या ये आपने सोचा था? अब आपको डरना नहीं है, डराना नहीं है। इन्होंने हमारे ऑफिस पे धमकाकर, ऑफिस को तोड़कर हमें चैलेंज दिया है। चैलेंज क्या है? गुजरात के चुनाव में मैं आपको बता रहा हूं, हम सब मिलकर इनको गुजरात में हराने जा रहे हैं। जो हमने कहा, और लिख के ले लो, कांग्रेस पार्टी की जो आत्मा है वो गुजरात के चुनाव में लड़ेगी और नरेंद्र मोदी और बीजेपी को गुजरात में जैसे हमने अयोध्या में हराया है, वैसे ही हम गुजरात में इनको हराने जा रहे हैं। कौन हराएगा? हमारे लीडर हराएंगे, हमारे बब्बर शेठ टाइगर हराएंगे। वहीं राहुल गांधी के गुजरात पहुंचने से पहले जेल में बंद कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया, जहां से अदालत ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इसके चलते अब राहुल कार्यकर्ताओं से नहीं मिल पाएंगे, पर राहुल उनके परिवार के लोगों से ऑफिस में ही उन्होंने मुलाकात की। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। संसद का मानसून सत्र 22 जुलाई से बुलाने पर मुहर लग गई है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली नई एनडीए सरकार का पहला बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को पेश करेंगी। इसी के साथ एक नया रिकॉर्ड भी वो बनाएंगी। क्या है पूरी खबर, देखिए एक खास रिपोर्ट। देश में 18वीं लोकसभा के गठन के बाद अब मोदी सरकार अपने तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश करने जा रही है। केंद्रीय बजट 2024 की तारीखों का ऐलान भी हो गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को संसद में बजट पेश करेंगी। दरअसल 18वीं लोकसभा का पहला सत्र समाप्त हो चुका है। इसमें नवनिर्वाचित सांसदों का शपथ ग्रहण हुआ और लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक हुई, जिसे राष्ट्रपति ने संबोधित किया था। अब सभी की निगाहें बजट सत्र पर टिकी हुई हैं। 22 जुलाई से 12 अगस्त तक संसद सत्र चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने बजट सत्र की जानकारी अपने एक्स हैंडल पर दी। उन्होंने एक्स में पोस्ट किया, भारत सरकार की संस्तुति पर भारत की माननीय राष्ट्रपति ने बजट सत्र 2024 के लिए संसद के दोनों सदनों को 22 जुलाई 2024 से 12 अगस्त 2024 तक बुलाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय बजट 2024-25 23 जुलाई 2024 को लोकसभा में पेश किया जाएगा। केंद्रीय बजट 2024 की तारीखें घोषित होने के साथ ही इस बात की काफी उम्मीदें और अटकलें लगाई जा रही थी कि वित्त मंत्री मोदी सरकार के तहत टैक्स पेयर्स के लिए कुछ लाभों की घोषणा कर सकती हैं। वहीं केंद्र सरकार केंद्रीय बजट में ग्रामीण आवास के लिए राज्य सब्सिडी बढ़ाने की तैयारी कर रही है, जिसमें पिछले साल की तुलना में 50% तक वृद्धि होने की उम्मीद है, जो 6.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक हो जाएगी। इस साल 2 बार बजट पेश हो रहा है। 1 फरवरी 2024 को अंतरिम बजट पेश किया गया था, लेकिन अब नई सरकार का गठन होने के बाद पूर्ण केंद्रीय बजट पेश होने जा रहा है। इस बार बजट पेश करने के साथ ही वर्तमान केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण के नाम एक अनोखा रिकॉर्ड दर्ज हो जाएगा। ऐसा करके वो लगातार 7 बार केंद्रीय बजट पेश करने वाली पहली वित्त मंत्री बन जाएंगी। इस मामले में वो मोरारजी देसाई को पीछे छोड़ देंगी। देसाई ने लगातार 6 बार बजट पेश किया था। ये प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल के दौरान पेश किया गया पहला बजट होगा। बजट से इसलिए भी अधिक उम्मीदें लगाई जा रही हैं, क्योंकि राष्ट्रपति ने अपने संयुक्त संबोधन में कहा था कि इस बार कई ऐतिहासिक कदम देखने को मिलेंगे। उन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में तेजी से सुधार लाने की भी बात कही थी।
ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। मायावती की बहुजन समाज पार्टी के तमिलनाडु प्रदेश अध्यक्ष की उनके घर के बाहर घेरकर हत्या करने की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। बीएसपी प्रदेश अध्यक्ष के आर्मस्ट्रांग को गुरुवार को शाम चेन्नई के पेराम्बूर में उनके घर के पास 6 लोगों की अज्ञात भीड़ ने हमला कर दिया, जिससे उनकी मौत हो गई। क्या है पूरी खबर, एक खास रिपोर्ट देख लीजिए। तमिलनाडु में बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की आर्मस्ट्रांग की शुक्रवार शाम उनके घर के बाहर 6 हमलावरों ने हत्या कर दी। पुलिस के अनुसार 52 साल के आर्मस्ट्रांग शाम करीब 7 बजे चेन्नई स्थित सेम्बियम इलाके के वेणुगोपाल स्ट्रीट पर अपने घर के बाहर कुछ पार्टी कार्यकर्ता से बातचीत कर रहे थे। इस दौरान 2 बाइक सवार 6 लोग आए और उन पर चाकू तलवारों से हमला कर दिया। इसके बाद हमलावर भाग गए। आर्मस्ट्रांग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहां मौजूद लोगों ने उन्हें अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने अब तक 8 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। इसी के साथ उनसे पूछताछ की जा रही है। घटना के बाद से चेन्नई में तनाव की स्थिति बनी हुई है। शनिवार को सैकड़ों की संख्या में बसपा के कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने राजीव गांधी सरकारी अस्पताल के बाहर प्रदर्शन किया, जहां आर्मस्ट्रांग का शव पोस्टमार्टम के लिए रखा गया है। प्रदर्शनकारियों ने मामले की सीबीआई जांच और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के इस्तीफे की मांग करते हुए नारेबाजी की। विरोध प्रदर्शन के कारण अस्पताल के बाहर मेन रोड पर भीषण जाम लग गया। प्रदर्शनकारियों ने अस्पताल में घुसने की कोशिश में बैरिकेड्स तोड़ दिए। इसके बाद पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया है। चेन्नई पुलिस के सूत्रों के मुताबिक आर्मस्ट्रांग पर हमला करने वाले 6 में से 4 हमलावरों ने फूड डिलीवरी कंपनी जोमेटो की टी-शर्ट पहन रखी थी। आरोपियों की तलाश के लिए पुलिस ने घटना स्थल के आसपास के सीसीटीवी फुटेज की वो जांच कर रही है। घटना के बाद बसपा नेता के घर के सामने धारदार हथियार और खून फैला दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस आर्मस्ट्रांग की हत्या को गैंगस्टर ऑर्किड सुरेश के मर्डर से जोड़कर देख रही है। गैंगस्टर सुरेश की पिछले साल हत्या हुई थी। पुलिस का कहना है कि बदले की भावना से बसपा नेता की हत्या की आशंका है। हत्या में शामिल लोगों की तलाश के लिए 10 टीमें बनाई गई हैं। आर्मस्ट्रांग ने स्टालिन के खिलाफ चुनाव लड़ा था। बसपा नेता आर्मस्ट्रांग पेशे से एक वकील थे। वे 2006 में चेन्नई कॉरपोरेशन काउंसिल के लिए चुने गए थे। उन्होंने 2007 में बसपा ज्वाइन की। 2011 में उन्होंने तमिलनाडु के कोथापुर सीट से वर्तमान मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के खिलाफ विधानसभा का चुनाव लड़ा। हालांकि वो चुनाव हार गए। आर्मस्ट्रांग 2 साल पहले चेन्नई में एक मेगा रैली को आयोजित करने के बाद चर्चा में आए। उन्होंने इस रैली में बसपा प्रमुख मायावती को बुलाया था। आर्मस्ट्रांग के परिवार में उनकी पत्नी और एक बेटी शामिल है। तमिलनाडु में बसपा नेता की हत्या को लेकर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और राज्य के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, बसपा के तमिलनाडु प्रमुख आर्मस्ट्रांग की क्रूर हत्या से मुझे गहरा सदमा लगा। उनके परिवार, दोस्तों और समर्थकों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। तमिलनाडु कांग्रेस राज्य की डीएमके सरकार के साथ लगातार संपर्क में है। मुझे विश्वास है कि सरकार दोषियों को जल्द न्याय के कटघरे में खड़ा करेगी। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने एक्स पर लिखा, बसपा के प्रदेश अध्यक्ष आर्मस्ट्रांग की हत्या स्तब्ध कर देने वाली और दुखद है। पुलिस ने हत्या में शामिल लोगों को रातों रात गिरफ्तार कर लिया। आर्मस्ट्रांग की पार्टी, परिवार, रिश्तेदारों और दोस्तों के प्रति मेरी संवेदना है। मैंने पुलिस अधिकारियों को मामले की शीघ्रता से चलाने और दोषियों को कानून के अनुसार न्याय के कटघरे में लाने के आदेश दिए हैं। वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि आर्मस्ट्रांग की बेरहमी से हत्या एक निंदनीय घटना है। वे वकील थे और तमिलनाडु में दलितों की एक मजबूत आवाज थे। राज्य सरकार दोषियों को जरूर सजा दे। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज।
और इसी के साथ द पॉलिटिकल शो में फिलहाल इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात किसी नए विषय के साथ। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।